फार्माकोलॉजी। समझ में आया? फार्माकोलॉजी काफी दिन से चल रहा है, अभी खत्म भी नहीं होगा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। अभी हम लोग फार्माकोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में समझ रहे हैं, ठीक है? प्रॉपर तरीके से फार्माकोलॉजी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन। फिर हम लोग पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हाँ जी, हाँ, इंट्रोडक्शन तो कंप्लीट हो जाए, आज पढ़ा रहे हैं। देखो फार्माकोलॉजी, फार्मा मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो फार्माकोलॉजी है ये भी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक होता है फार्मा, ठीक है, एक क्या होता है, कोलॉजी। क्या होता है फार्मा और क्या होता है कोलॉजी। जो फार्मा है ये किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से, और जो कोलॉजी है ये किससे रिलेटेड है, स्टडी से। तो फार्माकोलॉजी में हम लोग बेसिकली किसकी स्टडी करते हैं, एक दवा की स्टडी करते हैं, एक मेडिसिन की स्टडी करते हैं कि ये जो मेडिसिन है वो हमारे बॉडी की सेल्स में कैसे इंटर की, हमारे बॉडी के बीमारियों को कैसे ठीक की, और वो हमारे बॉडी से कैसे रिमूव आउट हुई, उसी को हम लोग किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब ये फार्माकोलॉजी की दो ब्रांचेस होती है, कितनी ब्रांच होती है, दो। एक होता है फार्माकोकाइनेटिक, एक होता है फार्माकोडायनेमिक। पहले क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक, और दूसरा क्या होता है, फार्माकोडायनेमिक। डायनेमिक। जो फार्माकोकाइनेटिक होता है इसमें हम लोग एडीएमई की स्टडी करते हैं, एडीएमई किसकी स्टडी करते हैं, एडीएमई। मतलब फार्माकोकाइनेटिक कहता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, मतलब कि हमारी जो बॉडी होती है, फार्माकोकाइनेटिक ये कहता है कि जो हमारी बॉडी होती है वो एक दवा के साथ क्या करती है, और फार्माकोडायनेमिक कहता है व्हाट द बॉडी नहीं व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। फार्माकोडायनेमिक कहता है कि हमारी जो दवा होती है वो हमारे बॉडी के साथ क्या करती है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? फार्माकोकाइनेटिक में यही देखते हैं, फार्माकोकाइनेटिक कहता है कि हमारी जो बॉडी होती है वो दवा के साथ क्या करती है, और फार्माकोडायनेमिक कहता है कि एक जो दवा होता है वो हमारे बॉडी के साथ क्या करता है। समझ में आया? तो फार्माकोकाइनेटिक में जो दवा होती है हमारी बॉडी एक दवा के साथ क्या करती है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। मतलब हमारी जो बॉडी होती है वो दवा को ब्लड में पहुंचाने का काम करती है, वो हमारी बॉडी दवा को डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब हमारे ऑर्गन तक, ब्रेन तक, जहाँ पे हमको प्रॉब्लम है वहां पे पहुंचाने का काम करती है। हमारी बॉडी दवा का मेटाबॉलिज्म करवाती है ताकि वो दवा आसानी से एक्सक्रीट आउट हो जाए। एक्सक्रीशन, हमारी जो बॉडी होती है वो दवा को अपने ही अंदर से बाहर निकालने का काम करती है। तो ये कौन करता है, फार्माकोकाइनेटिक में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक बोला है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, कि एक बॉडी दवा के साथ क्या करती है। तो एक बॉडी दवा के साथ एडीएमई करती है, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, फिर क्या है मेटाबॉलिज्म, फिर क्या है एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जब दवा हमारे ब्लड में पहुंचता है तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है। नहीं समझा? हमारे बॉडी का जो डिलीवरी बॉय है वो क्या है, ब्लड है। हमारे बॉडी का डिलीवरी बॉय क्या है, ब्लड है। ब्लड ही ऐसा ऑर्गन है जो पूरे शरीर में घूमता है। ब्लड ही आपका ब्रेन तक जाता है, ब्लड आपका किडनी तक आता है, ब्लड आपका लीवर तक आता है, ब्लड आपके आंख तक जाता है। मतलब पूरे बॉडी में जब ट्रेवल करने का काम किसका है, सिर्फ ब्लड का है। कहा दो आप अपने किडनी से नहीं, तुम जाओ ब्रेन से हाल चाल पूछ के आओ, वो कर पाएगी नहीं।
क्यों? क्योंकि वो अपना काम अपने घर से करती है, अपने जगह से, अपने ऑफिस में रह के करती है। लेकिन जो ब्लड होता है, ब्लड ही ऐसा ऑर्गन होता है जो पूरे बॉडी के ऑर्गन्स का खान चान लेता रहता है। इसीलिए दवा को कहाँ पे पहुंचाया जाता है? ब्लड में पहुंचाया जाता है। जब दवा ब्लड में पहुंच जाती है, यानी जब दवा ब्लड में रीच कर जाती है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है, तो वही प्रोसेस क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन। अब जो दवा है वो ब्लड में पहुंच गई, तो ब्लड उस दवा को लेके नहीं रखेगा, नहीं अभी मेरा माल है हम नहीं देंगे, ऐसा नहीं करेगा। अब वो क्या करेगा? ब्लड डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूओं तक पहुंचाएगा, डिफरेंट डिफरेंट सेलों तक पहुंचाएगा। जहां पे प्रॉब्लम है, जैसे पैर में प्रॉब्लम है, दवा मुंह से खा रहे हैं, पैर तक दवा किसके थ्रू जाएगी? ब्लड के थ्रू जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ पर है? ब्रेन में है, दवा कहाँ से खा रहे हैं? मुंह से खा रहे हैं, ब्रेन तक दवा किसके थ्रू जाएगी? ब्लड के थ्रू जाएगी। समझ में आया? तो दवा जो ब्लड होता है वो दवा को अपने पास नहीं लेके बैठता है कि नहीं अब हम दवा को कहीं पे देंगे ही नहीं। जैसे दवा ब्लड में पहुंचती है, अब उस दवा को क्या करता है? टिश्यू तक बांटता है। कुछ दवा को ब्रेन में पहुंचा देता है, कुछ दवा को पैर के पास पहुंचा देता है, कुछ दवा को लीवर के पास, किडनी के पास, मतलब दवा को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, दवा को बांट देता है, अपने पास दवा को नहीं रखता है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है? डिस्ट्रीब्यूशन। मेटाबॉलिज्म, इसमें दवा को क्या किया जाता है? दवा को मेटाबोलाइज किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि उस दवा का एक्सक्रीशन हो जाए। आप सबको पता है कि जो एक्सक्रीशन दवा सबसे ज्यादा किसके थ्रू निकलती है? यूरिन के थ्रू निकलती है। दवा सबसे ज्यादा किसके थ्रू निकलती है बॉडी से? यूरिन के थ्रू निकलती है। लेकिन यूरिन कहती है या फिर हमारी किडनी कहती है हम उसी दवा को अपने बॉडी से बाहर निकालेंगे जो वाटर सॉल्युबल हो। यूरिन में क्या भरा रहता है? पानी, यानी वाटर होता है। कहती है हम उसी दवा को बाहर निकालेंगे जिसका नेचर क्या है? वाटर सॉल्युबल हो, जो वाटर में आसानी से डिजोल्व हो जाए। किसका कहना है? किडनी का कहना है। लेकिन जो हमारे बॉडी की जो सेल्स है, हमारे पैर की सेल, ब्रेन की सेल, हार्ट की सेल, लिवर की सेल, वो क्या कहती है? वो कहती है कि हम उसी दवा को अपने बॉडी के अंदर इंजेक्ट करेंगे जिस दवा का नेचर क्या हो? लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल। यहाँ पे कहानी फंस गया, मैटर फंस गया, क्योंकि दवा ज्यादातर किससे निकलती है? यूरिन से निकलती है। तो किडनी का डिमांड ये है कि हम उसी दवा को बाहर निकालेंगे जिसका नेचर वाटर सॉल्युबल हो, और जो हमारी सेल्स है वो कहती है हम उसी दवा को अपने अंदर लेंगे जिसका नेचर लिपिड सॉल्युबल हो। कारण ये होता है कि ये जो लेयर है सेल्स की, सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर। किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड बाइलेयर। तेल और तेल को आपस में मिक्स करेंगे तो मिल जाएगा, तेल और पानी को आपस में मिक्स करेंगे तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इस सेल को वही आसानी से क्रॉस कर जाएगी जो लिपिड नेचर की हो। अब यहाँ पे मैटर फंस गया, हम लोग दवा कौन सा खाएं? लिपिड नेचर वाली। और जब बॉडी से निकलना पड़ा तो डिमांड क्या है? वाटर सॉल्युबल। डिमांड क्या कर रही है किडनी? वाटर सॉल्युबल की दवा। तो वहां पे क्या आता है? मेटाबॉलिज्म आता है। क्या आता है? मेटाबॉलिज्म आता है। यही मेटाबॉलिज्म जो होता है वो लिपिड नेचर की दवा को, लिपिड नेचर वाली दवा को किसमें कन्वर्ट करता है? वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है? वाटर सॉल्युबल में। अब देखो, और बहुत सारी ऐसी भी दवा होती है, जो इनएक्टिव होता है। इनएक्टिव मतलब इनएक्टिव दवा को हम लोग प्रोड्रग के नाम से जानते हैं। प्रोड्रग ऐसी दवा जो बाहर एक्टिव, इनएक्टिव में हो, लेकिन वो कब एक्टिव होगी? जब आपके बॉडी में जाएगी। तो मेटाबॉलिज्म इनएक्टिव दवा को एक्टिव में कन्वर्ट करने का काम करता है। एक्टिव दवा को किसमें? इनएक्टिव में कन्वर्ट करने का काम करता है। और लिपिड सॉल्युबल दवा को वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर दे। क्यों करता है? ताकि इस दवा का एक्सक्रीशन आसानी से हो जाए। बात समझ में आया? काजी रोहन कहाँ सो रहे हैं? समझ में आया?
एक्सक्रीशन आसानी से हो जाए। अब देखो ये जो एडीएमडी होता है, जो मेरा फार्माकोकाइनेटिक है, फार्माकोकाइनेटिक क्या कर रहा है, अभी हमने यहाँ पे बताया कि आपको जो फार्माकोकाइनेटिक क्या कर रहा है, फार्माकोकाइनेटिक कर रहा है कि हमारी जो बॉडी होती है वो दवा के साथ 4 प्रोसेस करती है। हमारी जो बॉडी होती है दवा के साथ कितनी प्रोसेस करती है? 4। मतलब दवा का एब्जॉर्प्शन करवाती है, दवा का डिस्ट्रीब्यूशन करवाती है, दवा का मेटाबॉलिज्म करवाती है, दवा को बॉडी से बाहर निकालती है। अब आता है फार्माकोडायनामिक। फार्माकोडायनामिक कहता है, फार्माकोडायनामिक में ये होता है कि जो दवा होती है वो हमारे बॉडी के साथ क्या करती है। दवा हमारे बॉडी के साथ क्या करेगी? सिर्फ 2 काम करेगी। एक तो करेगी इफेक्ट देगी, इफेक्ट। दवा भाई, दवा के साथ हमारी बॉडी में अच्छे से रिश्तेदारी निभाई। जैसे मामा आते हैं, अच्छा सा खाना पीना बना के देते हैं, पानी देते हैं, गद्दा बिस्तरा अच्छे से लगा देते हैं, ये तो आप करते हैं मामा के साथ, ठीक है। अच्छा खासा फर्स्ट क्लास एसी उसी का व्यवस्था दे देते हैं, मामा खुश खुश तो होंगे ही मामा। अब मामा का भी तो फर्ज बनेगा, हमारा भांजा हमारे प्रति इतना किया, कुछ हम भी करते तो मामा क्या करते हैं? 100-200 आपको थमा देते हैं, यही करते हैं। वैसे जब इस दवा के साथ, इस मेडिसिन के साथ इतनी रिश्तेदारी निभाई गई, इसको इतना फैसिलिटी दिया गया, तो दवा भी सोचती है कि चलो हम भी इसके बॉडी के साथ कुछ कर दें। तो जो दवा होती है वो बॉडी के साथ क्या करती है? सिर्फ 2 ही फंक्शन निभाती है। एक तो इफेक्ट हो गया, दूसरा क्या हो गया? साइड इफेक्ट हो गया। देखो गद्दार, जैसे मामा 500 निकालते हैं, देते कितना है? सिर्फ 100 रुपया ना। वैसे ये दवा है, ये भी दवा गद्दारी की है। इफेक्ट भी करती है, आपके बॉडी से बीमारियों को ठीक तो करती है, लेकिन साइड इफेक्ट भी देती है। जैसे पीसीएम का नाम सुना होगा, पीसीएम वही 500 mg, ठीक है, 650 mg वही पीसीएम सुने हैं। एक पीसीएम का काम क्या रहता है? पेन को खत्म करता है, पेन रिलीफ दिलाता है, और क्या करता है? फीवर रिलीफ करता है, पेन रिलीफ और फीवर रिलीफ। लेकिन यही पीसीएम आपके लीवर को भी डैमेज करता है। डैमेज करता है किसको? आपके लीवर को। पहले तो जो बुखार को, पेन को खत्म किया, और एक पीसीएम का इफेक्ट है, और जो लीवर को डैमेज कर दिया, एक पीसीएम का इफेक्ट है। मतलब एक्चुअल में जो आपको चाहिए वो दवा का क्या होता है? इफेक्ट होता है, और जो आपको नहीं चाहिए लेकिन फिर भी दवा देकर जाती है, वो क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। तो दवा 2 इफेक्ट देकर दे जाती है, याद रखना। चाहे जो भी दवा हो, ऐसी कोई भी दवा नहीं है जिसका साइड इफेक्ट ना हो। चाहे जितनी भी दवा हो, सबका साइड इफेक्ट है। चाहे वो छोटी दवा हो, चाहे बड़ी दवा हो, चाहे आयुर्वेद की दवा हो, चाहे यूनानी की दवा हो, चाहे एलोपैथ की दवा हो, चाहे किसी भी सिस्टम की दवा क्यों ना हो, हर एक दवा का साइड इफेक्ट होता है। डिपेंड करता है उसके इफेक्ट पे। जो दवा जितना जल्दी इफेक्ट देगी, उतना ही जल्दी साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे आप लोगों ने इंजेक्शन लगाया होगा, क्या लगाया होगा? इंजेक्शन, सबको इंजेक्शन लगाया होगा। इंजेक्शन जाता है आपके बॉडी में, तुरंत एक्शन देता है ना। फिर आप देखेंगे कि लड़की को मिचली आने लगती है, यहाँ से जी मिचलाने लगता है, उसको चक्कर आ जाता है, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, बेहोश होकर गिर जाती है। क्यों? क्योंकि वो दवा इफेक्ट भी कर रहा है, अपना साइड इफेक्ट भी दे रहा है। इंजेक्शन में साइड इफेक्ट तुरंत देखने को मिलेगा, क्योंकि इंजेक्शन की दवा डायरेक्टली आईवी में जाती है, तो जितना जल्दी इफेक्ट देगी उतना जल्दी साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। जो दवा जितना लेट इफेक्ट देगी, उतना ही लेट साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग संकोच में मत रहिएगा कि आयुर्वेदिक की दवा साइड इफेक्ट नहीं देती है, यूनानी की दवा साइड इफेक्ट नहीं देती है, होम्योपैथ की दवा का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। होता है, हर दवा का साइड इफेक्ट होता है। डिपेंड करता है कि वो दवा जितने जल्दी इफेक्ट देगी, उतना ही जल्दी साइड इफेक्ट। वो दवा जितना लेट इफेक्ट देगी, उतना ही जल्दी आपको साइड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा। किसी भी दवा का कोई ऐसा है ही नहीं, हर दवा साइड इफेक्ट देती है, ठीक है। साइड इफेक्ट को मिनिमाइज किया जाता है, बड़े बड़े साइड इफेक्ट को क्या किया जाता है? मिनिमाइज किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो
तो अब हम लोग फार्माकोकाइनेटिक में यही पढ़ेंगे, फार्माकोकाइनेटिक में नंबर 1 क्या था? एब्जॉर्प्शन। क्या था? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या कहता है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग। एब्जॉर्प्शन क्या कहता है? एब्जॉर्प्शन क्या कहता है? एब्जॉर्प्शन कहता है द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नहीं समझा? फार्माकोलॉजी में मेरा जो फार्माकोकाइनेटिक में सबसे पहला क्या आता है? ए मतलब एब्जॉर्प्शन, डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, ई मतलब एक्सक्रीशन, एम मतलब मेटाबॉलिज्म। यही 4 चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं? एब्जॉर्प्शन पढ़ा रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन क्या कहता है? द एक्चुअल अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जहां से आप दवा खाए हैं वहां से दवा जब मूव करते करते कहां पे पहुंचे? आपके ब्लड में पहुंचे, तो वही क्या कहलाता है? एक दवा का एब्जॉर्प्शन कहलाता है। समझ में आया? समझ में आया? इंग्लिश में बना दोगे? जहां से आप दवा खाए हैं वहां से दवा रीच करते मूवमेंट करते कहां पे पहुंचे? ब्लड में पहुंचे, यानी सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे। सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब पहुंचती है तो वही एक दवा का क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन कहलाता है। अब दवा सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऐसे नहीं पहुंचती है। अब दवा को सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है? सिस्टमिक सर्कुलेशन में किसके थ्रू पहुंचेगी? ये हमारी सेल है भाई, ये जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड तो ब्लड वेसल्स में रहता है। ब्लड किसमें रहता है? ब्लड वेसल्स में रहता है। और ये जो ब्लड वेसल्स है ये किससे में? ब्लड वेसल्स की लेयर किससे मिलकर बनी होती है? सेल से। अब सेल की जो लेयर होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड बाइलेयर। अब इस दवा को इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके ब्लड में पहुंचेगी। करण, क्या नाम है? रोहन, कहाँ सो रहे हो? एक जो ये दवा है, इस दवा को इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, तब जाके वो ब्लड में पहुंचेगी। अब इसी दवा को सेल मेम्ब्रेन में क्रॉस करने के लिए बहुत टाइप के प्रोसेस होते हैं। दवा डायरेक्टली इसमें नहीं फैलती। दवा 2 टाइप की होती है। एक होती है वाटर सॉल्युबल, ऐसी दवा जो आसानी से वाटर में डिजॉल्व हो जाए। एक होती है लिपिड सॉल्युबल। जो दवा लिपिड सॉल्युबल रहेगी वो दवा आपके बॉडी में इकट्ठा होने लगेगी, और जो दवा वाटर सॉल्युबल रहेगी वो आपके पानी में घुलकर स्क्रीट आउट हो जाएगी। कहते हैं ना, विटामिन सी का जो टैबलेट होता है, क्यों बोलते हैं खाते जाओ? कभी कहा तो विटामिन ई का टैबलेट खिला के दिखा दो, इतना पैरासीटामोल खिला के दिखा दो। विटामिन सी का टैबलेट में कैपेसिटी होती है, आप एक दिन में 2 या 3 टैबलेट खा सकते हैं। जब से लिमसी चला है तब से सब लोग तो ऐसा खाते हैं जैसे चॉकलेट खा रहे हैं। देखे हो कि नहीं? क्यों विटामिन सी का टैबलेट आप बेहिचक खा सकते हैं? विटामिन सी क्या, कौन सी दवा होती है? वाटर सॉल्युबल होती है। मतलब वो आपके बॉडी में जाएगी, वाटर में डिजॉल्व होकर बॉडी से बाहर निकल आएगी। मतलब कि विटामिन सी का कंसंट्रेशन अगर आपके बॉडी में ज्यादा हुआ तो भी वो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी। उसका कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। अगर वही दवा लिपिड सॉल्युबल हुई तो ये सेल मेम्ब्रेन में जाकर इकट्ठा होने लगेगी, ऑर्गन में जाके इकट्ठा होने लगेगी। उस दवा का साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लिमसी खाओ, दबा के खाओ, कोई इतना खाओ, 1 टैबलेट 2 टैबलेट 3 टैबलेट दिन में खा सकते हो, कोई ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल रहती है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगी। बात समझ में आया? अब देखो, तो ये एब्जॉर्प्शन में यही कहता है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ड्रग रीच इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन
फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन अब इस दवा को ब्लड में पहुंचने के लिए, ये जो दवा है, इस दवा को ब्लड में पहुंचने के लिए किसको क्रॉस करना पड़ेगा? सेल मेम्ब्रेन को। ये सेल मेम्ब्रेन, ये जो ब्लड वेसल्स होती है वो भी किससे बनी है? सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन बनी किससे होती है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। अब इस लेयर को वही दवा क्रॉस कर पाएगी जो लिपिड नेचर की होगी। जो किस नेचर की होगी? लिपिड नेचर की होगी। दवा मार्केट में दो टाइप की होती है, एक लिपिड सॉल्युबल दवा होती है, एक वाटर सॉल्युबल होती है। अब कहेंगे मैम लिपिड सॉल्युबल वाली दवा आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस तो कर जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। वाटर सॉल्युबल जो दवा है, क्या वो हमारे बॉडी में इंजर नहीं कर पाएगी? क्या वो अपना साइड इफेक्ट, क्या अपना वो इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी? दिखाएगी, वो भी दिखाएगी। उसका एब्जॉर्प्शन अलग होता है, उसका एब्जॉर्प्शन क्या होता है? अलग होता है। अब समझिए, जो एब्जॉर्प्शन होता है, एक दवा का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, एक होता है फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एक मिनट, हम भूल रहे हैं, चैट जीपीटी आ जाओ। हाँ, मैं कह दीजिए आप ड्रग एब्जॉर्प्शन कौन कौन सा है? पैसिव डिफ्यूजन, दूसरा कौन सा है? फैसिलिटेड डिफ्यूजन, दूसरा कौन सा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस। फैसिलिटेड डिफ्यूजन में कितने टाइप के होते हैं? एक मिनट, पैसिव डिफ्यूजन कितने टाइप के होते हैं जी? पैसिव डिफ्यूजन मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ द ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग मूव फ्रॉम द हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नॉट एनर्जी। कौन सा है पैसिव डिफ्यूजन? फैसिलिटेड, रिक्वायर्ड एनर्जी। देखो चलो, नंबर 1 कौन सा है? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मैकेनिज्म होता है मैकेनिज्म, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है? पैसिव डिफ्यूजन, फिर इसके बाद क्या है? एक्टिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेड, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, फैसिलिटेड डिफ्यूजन। और फिर कौन सा है पांचवा? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस, इसमें भी 2 आता है, एक होता है आपका पिनोसाइटोसिस, एक आता है फेगोसाइटोसिस। सबसे पहले देखते हैं पैसिव डिफ्यूजन। जो पैसिव डिफ्यूजन होता है, ये हमारी सेल मेम्ब्रेन है। पैसिव डिफ्यूजन कहता है कि याद रखना, मोस्ट दवा जो होती है वो
वो ब्लड में पहुंचती है। इधर क्या है, इधर ब्लड है, ये क्या है, ब्लड है। लेकिन दवा को ब्लड में पहुंचने के पहले इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा। इस सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करना पड़ेगा। तो जो पैसिव डिफ्यूजन है वो कहता है दवा मूव करती है हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसमें कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। पैसिव डिफ्यूजन में मैक्सिमम कितना 70% जो दवा होती है वो किसके थ्रू जाती है, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू आपके ब्लड में जाती है। इसमें जो दवा होती है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। इसमें नो एनर्जी रिक्वायर्ड, नो एनर्जी रिक्वायर्ड। जैसे एक किसके बेस पे है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किसके बेस पे है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेस पे। अब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या कहता है, जब दवा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तो वहां पे कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। जैसे अभी आपने क्या है, जैसे साइकिल चला रहे हैं, साइकिल सब लोग चलाए हैं, अब सब बाइक वगैरह चला रहे हैं, साइकिल सब लोग चलाए हैं। सोचो चल रहे हैं, एक ऐसी सड़क आ जाए, ऐसी सड़क आ जाए। अब आप यहाँ पर हैं, आपको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए खूब ढेर एनर्जी लगानी पड़ेगी, बहुत ताकत लगाकर आप कहाँ पे पहुंचेंगे, यहाँ पे पहुंचेंगे। जैसे आप यहाँ पे पहुंचेंगे रिलैक्स, तब आपको क्या संभालना है, सिर्फ हैंडल संभालना है। आप यहाँ पे पैडल का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं, पैडल का इस्तेमाल करते हैं नहीं, सिर्फ हैंडल संभालते हैं, साइकिल घरघरा के नीचे उतर कर आती है, ऐसे होता है। तो ये क्या है, हाई कंसंट्रेशन, ये ऊंचाई पर है हाई, यहाँ क्या है लो। जब दवा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा जाती है तब यहाँ पे कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, एनर्जी नो एनर्जी रिक्वायरमेंट, दवा आसानी से ही ब्लड में पहुंच जाती है। जैसे आप कोई भी नई दवा खाएंगे, नई दवा पहले कहाँ पर है, पहले तो हाई कंसंट्रेशन में यहीं पर प्रेजेंस है, हाई कंसंट्रेशन में दवा यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रेजेंस है और इस ब्लड में कोई भी दवा नहीं प्रेजेंस है। अब ये दवा हाई कंसंट्रेशन से कहाँ पे जाएगी, लो कंसंट्रेशन की तरफ। दवा का अमाउंट यहाँ पे हाईएस्ट है और दवा का अमाउंट यहाँ पे लोवेस्ट है, यहाँ से दवा मूव करके यहाँ पे जाएगी। बात समझ में आई। जब दवा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तब वहां पे कोई भी एनर्जी नहीं लगती है। अब पैसिव डिफ्यूजन ये कहता है और 90% जो दवा होती है, सॉरी 90% नहीं, 80% जो दवा होती है वो किसके थ्रू जाती है ब्लड में, पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जाती है। समझ में आया। फिर इसके बाद कौन सा है, एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन से भी दवा आपके ब्लड में जाती है, किसके थ्रू जाती है, एक्टिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन कहता है जब दवा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पहुंचे, कहां से, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पहुंचे। अब यहाँ पे हमने आपको एग्जांपल दिया था, नहीं बताए हैं, देखो यही बनाया है ना, ये मेरा लो है, ये मेरा हाई है। अब हाई लो टू हाई, अब यहाँ से लो है, फिर अब क्या है, हाई टू क्या है, लो है। जब दवा लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ पहुंचती है तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और जब दवा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे अब आपकी साइकिल यहाँ पर है, अब आपकी साइकिल लो कंसंट्रेशन पे, सबसे नीचे वाले पे है, अब हाईएस्ट पे यहाँ से लेकर जाना है तो आप अपने साइकिल को खींच कर लेकर जाएंगे, अपनी ताकत लगा कर जाएंगे। जब यहाँ पे आपकी साइकिल पहुंच जाएगी तो यहाँ से आपको सिर्फ हैंडल ही संभालना पड़ेगा। तो लो कंसंट्रेशन यही कहता है, लो कंसंट्रेशन में भी जो दवा होती है वो लो से लो टू हाई की तरफ मूव करती है। कहाँ से मूव करती है, लो टू हाई की तरफ मूव करती है। इसमें एनर्जी लगती है, क्या लगती है,
एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब हमारी जो सेल्स होती है वो इस दवा को एनर्जी की तरह अपने बॉडी में इंड्यूस करती है, या फिर दवा की एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, तब जाके दवा एब्जॉर्ब हो पाती है। ये तो है लिपिड सॉल्युबल दवा। कौन सी है? लिपिड सॉल्युबल। अब देखो, अब इसके बाद कौन सा है? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन किसके लिए है? देखो, दवा दो टाइप की होती है, एक होती है लिपिड सॉल्युबल, एक होती है वाटर सॉल्युबल। ये जो लिपिड सॉल्युबल है, लिपिड सॉल्युबल दवा आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगी। क्यों कर जाएगी? क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये किससे मिली है? किससे मिलकर बनी है? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलकर क्या बनी है? ये सेल मेम्ब्रेन। तो ये भी मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी? लिपिड से। इसलिए इसका नेचर क्या है? लिपिड नेचर। इसका कहना यही है कि हम उसी दवा को अपने अंदर समाएंगे जिस दवा का नेचर लिपिड हो। लिपिड नेचर की दवा आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में पहुंच जाएगी, लेकिन वाटर सॉल्युबल जो दवा होती है, वाटर की नेचर जो दवा होती है, वो सेल मेम्ब्रेन को नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो क्या उस दवा का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा? याद रखना, एक दवा तभी एक्शन दे पाएगी जब उसका एब्जॉर्प्शन सही से हो। एक दवा तभी एक्शन अपना दे पाएगी जब उसका एब्जॉर्प्शन सही से हो। अगर दवा ब्लड में पहुंचेगी तभी अपना एक्शन दे पाएगी। अब एब्जॉर्प्शन तो हुआ, अब ये एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है किस पे? डिस्ट्रीब्यूशन पे, डिसोल्यूशन पे। डिसोल्यूशन पे जिस दवा का डिसोल्यूशन सबसे ज्यादा होगा, बहुत जल्दी डिसॉल्व होगी, उस दवा का एब्जॉर्प्शन भी बहुत ज्यादा होगा। एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। जितना जल्दी घुलेगी उतना जल्दी एब्जॉर्ब भी होगी। तो एब्जॉर्प्शन डिपेंड करता है किस पे? डिसोल्यूशन पे। एक दवा तभी अपना जितना अच्छा डिसोल्यूशन होगा उतना ही अच्छा फार्माकोलॉजिकल एक्शन होगा। फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? कंफ्यूज। वही इफेक्ट और साइड इफेक्ट। क्या? वही इफेक्ट और साइड इफेक्ट। वही इफेक्ट और क्या है? साइड इफेक्ट। एक्चुअल में जो आपको चाहिए, इफेक्ट और साइड इफेक्ट को फार्माकोलॉजिकल एक्शन के नाम से भी जान सकते हैं, बायोलॉजिकल एक्शन के नाम से भी आएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। दोनों का मिलाकर क्या है? इफेक्ट और साइड इफेक्ट। बात समझ में आया? तो यहाँ पे एक दवा का तभी फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखने को मिलेगा जब उस दवा का प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा। अब ये दवा का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब इस दवा का प्रॉपर तरीके से डिसोल्यूशन होगा, मतलब जितना जल्दी दवा घुलेगी उतना जल्दी एब्जॉर्ब होगी और उतना ही जल्दी अपना इफेक्ट देगी। जो दवा लेट घुलेगी वो दवा लेट एब्जॉर्ब होगी और वो दवा अपना साइड इफेक्ट भी लेट देगी। ऐसे दवा को पुअर ड्रग के नाम से जानते हैं। कौन से? पुअर मतलब बहुत बेकार। समझ में आया? देखो, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। देखो, लिपिड सॉल्युबल जो दवा है, लिपिड सॉल्युबल जो दवा है वो आसानी से सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गई। अब बचा कौन? वाटर सॉल्युबल। क्या है? वाटर सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल कंफ्यूज। क्यों कंफ्यूज? क्योंकि ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो शर्त रखी है कि हम उसी दवा को अपने अंदर जाने देंगे, उसी दवा को ब्लड वेसल्स में जाने देंगे जिस दवा का नेचर क्या है? लिपिड नेचर। जो दवा लिपिड सॉल्युबल होगी हम उसी को जाने देंगे, वाटर सॉल्युबल दवा हमारे अंदर से नहीं क्रॉस होगी। ठीक है? तो वाटर सॉल्युबल कंफ्यूज। अब क्या वाटर सॉल्युबल दवा हमारे बॉडी में नहीं जाएगी? जाएगी। किसके थ्रू जाएगी? ब्लड बैरियर के थ्रू जाएगी। ये हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है। अब इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगा रहता है कैरियर बॉडीज। क्या लगी रहती है? कैरियर बॉडीज लगी रहती है। एक कैरियर बॉडीज वाटर सॉल्युबल दवा को ट्रांसफर करने का काम करती है। ये नीचे क्या है? ब्लड है। इसी ब्लड वेसल्स के ऊपर लगी रहती है कैरियर बॉडीज।
अच्छे से बुक में बहुत अच्छे से बना के दिया है। क्या लगी रहती है? कैरियर बॉडी। ये कैरियर बॉडी दवा को यहाँ से उठाता है, फिर इस दवा को ट्रांसफर कर देता है। रुक जाइए, फिर से बनाना पड़ेगा। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, बनाइए, आप लोग भी बनाइए, तभी समझ में आएगा। सब लोग फिगर बनाएंगे तभी समझ में आएगा। रोहन, जब से आए हो बच्चा तब से सो रहे हो, काहे? आज तो घर से नहीं आए हो आप? हाँ रोहन, आज तो घर से नहीं आए हो। ऐसे सोएंगे तो कैसे काम चलेगा बाबू? हाँ जी, क्या हुआ? हाँ हाँ जा रहा है, छोड़ रहे हैं। ये हो गई सेल, ये आपस में जुड़ी रहेंगे भाई, जो बीच में गए थे ये जुड़ा रहेगा, ठीक है? ये यहाँ से आके जुड़ा रहेगा। ये हो गई सेल, यहाँ पर है ब्लड। अब देखो जो ये कैरियर बॉडीज है, क्या है? कैरियर बॉडीज। अब ये जो कैरियर बॉडीज है वो दवा को क्या करता है? लेता है अपने अंदर, वाटर सॉल्युबल दवा को लेता है, फिर ट्रांसफर कर देता है इस कैरियर बॉडी पे। कैरियर बॉडी मूव करते हुए जाती है इसके यहाँ, इसमें ट्रांसफर कर देता है, फिर ये कैरियर बॉडी दवा को घुमाकर इसमें छोड़ देता है, ब्लड में छोड़ देता है। ठीक है, बात समझ में आई? कैरियर बॉडी के थ्रू दवा कहाँ पे आती है? ब्लड में आती है। ये भी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ काम करती है। किस, कहाँ से? हाई कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ काम करती है। इसमें भी कोई भी एनर्जी नहीं लगती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बात समझ में आई? तो आज के लिए इतना ही। अभी एग्जॉशन प्रॉपर तरीके से खत्म नहीं हुआ है, एग्जॉशन पे हम कल फिर एक बार बात करेंगे, ठीक है? थोड़ा बहुत बचा है तो बता देंगे। समझ में आया? फैसिनेटेड डिफ्यूजन को हम कल फिर एक बार बताएंगे।